नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री। ये जो बुक है हमारा निर्मल प्रकाशन का क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का बुक है। तो आज हम लोग सेमेस्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक नया जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बुक। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 का सेमेस्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11 का सेमेस्टर 2 जो हिस्ट्री है इसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में हम लोगों का जो है टॉपिक में दिया हुआ है। इसको हम लोग जो है कौन कौन से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ऋग वैदिक काल में जो है राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, दक्षिण भारत में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, बौद्ध काल में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इन सब के विषय के बारे में हम लोग जो है एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम लोग जो हमारा टॉपिक है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो राज्य की जो उत्पत्ति है कि राज्य का जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है या राज्य की उत्पत्ति किसने की है, इसके बारे में हमारे पास कोई ऐतिहासिक जो है स्रोत या कोई भी प्रमाण जो नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो जब भी कभी इतिहास में किसी भी राज्य की उत्पत्ति या फिर उसका जो है प्रमाण हमें पता ना हो तो हमें कुछ काल्पनिक सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए हम लोग जो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है या जो भी कल्पना के आधार पर जो भी सिद्धांत का निर्माण हुआ है या सिद्धांत बनाए गए हैं उनके बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांतों को जो है इतिहासकारों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार जो है बनाया है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, उसके बाद है समझौते का सिद्धांत, उसके बाद है दैव उत्पत्ति का सिद्धांत तथा युद्ध मूलक आधार शांति सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसके बारे में जो है डिटेल से डिस्कशन नहीं किया गया है और यहीं से डायरेक्ट एक प्रश्न कभी कदार पूछ लिया जाता है कि बताइए राज्य की उत्पत्ति में जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो अभी तक के जो पढ़ाई के दरमियान आप लोग को पता नहीं चला कि राज्य की उत्पत्ति का जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राचीनतम सिद्धांत। दैव उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के प्राचीनतम सिद्धांतों को जो है स्पष्ट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये दैव उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके अनुसार कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है और ईश्वर ने ही राज्य को संचालित करने के लिए अर्थात राज्य को चलाने के लिए राजा को भेजा है या नियुक्त किया है। ठीक है, तो राजा क्या है, जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो अब जो है राजा जो है ये राज्य चलाने के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो राज्य को कौन चलाएगा, राजा के द्वारा। अब जो भी राज्य में जो भी राजा कार्य करेगा चाहे वो काम सही हो या गलत, उसके लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, ईश्वर ने उसे नियुक्त किया है, तो किसी भी सही काम के लिए या गलत काम के लिए राजा एकमात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
तो राज्य को किसने बनाया है? दैव सिद्धांत। मान लीजिए प्राचीनतम सिद्धांत पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? दैव उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे? तो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा की गई है। राज्य को संचालित करने के लिए या राज्य को चलाने के लिए ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया गया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कार्य सही हो या गलत, वो जनता के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होगा। वो केवल और केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, अगर राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, अगर कोई जनता जो है राजा का किसी भी बात की अवहेलना करेगा या राजा का कोई भी बात अगर नहीं मानेगा जनता, तो राजा क्या करेगा? तो इसका मतलब है कि वो राजा का अपमान कर रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वो राजा का अपमान नहीं कर रहा है बल्कि ईश्वर का अपमान कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, राजा तो मात्र ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो राजा तो इसके प्रति क्या हो जाएगा? इसके प्रति जो है, जो अगर राजा की बात की अवहेलना करेगा या राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा के द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा का जो पद है वो वंशा अनुक्रम है या वंशागत है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा का जो पद है वो वंशानुगत रहता है। ठीक है, यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही अगर राजा है, ठीक है, राजा अगर राजा की मृत्यु होती है तो राजा का बेटा जो है राजा बनता है। ठीक है, इस तरह करके उसका जो पद है वो क्रम के अनुसार चलता जाता है। ठीक है, वंश के आधार पर। तो यहां तक समझ में आया? तो अब जो प्रश्न उठता है कि दैव उत्पत्ति का सिद्धांत क्यों बनाया गया था, तो राजा के जो भी अत्याचार है, ठीक है, राजा अपने कमियों को छिपाने के लिए और जनता पर शासन करने के लिए दैव उत्पत्ति का सिद्धांत को बनाया था। यहां तक क्लियर है? तो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समझौते का सिद्धांत क्या है। ठीक है, समझौते का सिद्धांत का कहना है कि ये जो राज्य की उत्पत्ति है वो समझौते के आधार पर हुआ है। ठीक है, समझौता मतलब सामाजिक समझौता। ठीक है, जो मनुष्य है वो आपसी समझौते के अनुसार या समझौते यानी कि आपसी सुलह के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत को, मैंने कहने का मतलब है कि समझौते के आधार पर जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत, कुछ सिद्धांतवादी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ना तो दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार हुआ है ना ही समझौते के सिद्धांत के अनुसार हुआ है, वो विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हुआ है। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार कैसे होगा? तो कहने का मतलब है कि समय बीतता गया, समय के अनुसार जो है समय बीतता गया, समय से आदमी मनुष्य जो है सबसे पहले जंगल में रहते हैं, जंगल के बाद वो जो है मैदानों में आते हैं, वहां पर कृषि करते हैं, ग्राम का निर्माण करते हैं। पहले कबीले में रहते हैं, फिर ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम से जो है जन का निर्माण होता है, जन से है जो फिर जनपद का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है समय के अनुसार जो समय बीतता गया और चीजों में परिवर्तन आता गया और जो है ग्राम से जो है नगर बनता है, नगर से राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, युद्ध मूलक, यानी युद्ध मूलक का मतलब है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध के बिना, यानी कि युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि शांति के द्वारा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कि यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है कि भारत संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति का स्वभाव। ठीक है, ये तो खैर आप जानते ही हैं।
और देखिए इसमें जैसे मैं बता ही देता हूं कि देखिए राज्य की उत्पत्ति में जो है एक है परिवारवाद का सिद्धांत, कह सकते हैं कि परिवारवाद के सिद्धांत में है हम लोग मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हैं, या पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि राज्य की उत्पत्ति जो है, जो परिवारवाद के अनुसार क्रमशः हम बता सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक का अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक रूप में हुई है, यानी कि माता के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्खनन के दौरान जो भी हम लोगों को मूर्ति या अवशेष मिले उसमें जो है महिलाओं का जो है ज्यादातर जो है चित्रलिपि प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पितृ सत्तात्मक, देखिए पितृ सत्तात्मक जो शासन था वो वैदिक काल में था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पितृ सत्तात्मक मतलब पिता की प्रधानता, ठीक है, मतलब पिता उस परिवार में पिता का महत्व अधिक होगा, उसे हम लोग पितृ सत्तात्मक कहते हैं। तो वैदिक काल में इस तरह का जो है कल्चर विद्यमान था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पिता के माध्यम से जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कि ऋग वैदिक काल में जो राज्य की उत्पत्ति का स्वरूप, यानी कि कहने का मतलब है कि ऋग वैदिक काल में जो है राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में बतलाइए। तो देखिए ऋग वैदिक काल का जो समय है, हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल का जो समय है वह समय है हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। और देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा 1500 कहने का मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, जिसमें जो है पूर्व वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पूर्व वैदिक काल में है जो ऋग वेद, जो हमारे 4 वेदों में जो एक वेद है जो सबसे प्राचीनतम वेद है जिसका नाम है ऋग वेद, उसकी रचना जो है इसी काल में होती है, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक में, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना होती है, इसलिए इस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ऋग्वेद का जो समय है, देखिए वहां पर जो जो वैदिक काल किसको कहते हैं आपको समझ में आया ना? वैदिक काल उसको कहते हैं जिसमें वेदों की रचना होती है, ठीक है। अब वैदिक काल के दो भाग है, एक है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में एक वेद की रचना होती है जिसका नाम है ऋग्वेद, इसी के आधार पर इस काल का नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। उसके बाद अंतिम 3 वेद बच गए हमारे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है हम लोग राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में हम लोग जाएंगे तो महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट आएगी, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी, वो पति के साथ जो है यज्ञ में भाग ले सकते थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको यहीं पे प्रश्न बता देता हूँ, इस बुक में दिया हुआ कुछ है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। पहला नंबर, उन्हें शिक्षा का संपूर्ण अधिकार था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को विवाह करने का भी अधिकार था और न करने का भी अधिकार थी। वो स्वतंत्र थी, वो विवाह कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, ठीक है। उन्हें जो भी उन्हें धार्मिक सभाओं में जो है भाग लेने का संपूर्ण अधिकार था। वे पति के साथ यज्ञ में जो है एक साथ बैठ के यज्ञ में भाग ले सकती थी, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल में देखा है। विदुषी महिला का कहने का मतलब है कि जो महिलाएं विद्वान होती है, जो काफी पढ़ी लिखी होती है, उसे हम लोग विदुषी का दर्जा देते हैं, उसे हम लोग विदुषी कहते हैं। विदुषी में जो है सबसे प्रमुख थी अपाला, ठीक है, घोषा, ठीक है, लोपा, ये सब जो है ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी।
ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट आता है। उन्हें जो स्वतंत्रता था उसमें कमी कहीं ना कहीं आ जाती है उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। यहां तक क्लियर है। एक प्रश्न यहां से महिलाओं की स्थिति के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए ऋग वैदिक काल में समाज कैसा था। ठीक है, चलिए राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ऋग वैदिक काल में जो है ऋग वैदिक काल में जो राजा का जो है चुनाव जो है जनता के द्वारा होता था। ठीक है, राजा का जो चुनाव जनता के द्वारा हो रहा है। ठीक है, युद्ध में जो है रथ का प्रयोग किया जाता था। राजा उस जो है रथ पर बैठ करके युद्ध किया करते थे। और जो इस समय के जो प्रमुख पशु है वो गाय थे। कई बार गाय को लेकर के युद्ध गाय के लिए भी कई बार युद्ध होता है इस काल में, ऋग वैदिक काल में, क्योंकि गाय को काफी पवित्र पशु माना गया है। और यहाँ पे घोड़ा और गाय का काफी प्रधानता है यहाँ पर। ठीक है, घोड़ा पर जो है सैनिक जो है अपने सैनिक कार्य के लिए प्रयोग किया करते थे। ठीक है, घोड़ों से जो है रथ खींचने का काम किया करता था। ठीक है, ये हो गया। राजा प्रधान हुआ करता था इस समय में। राजा का जो चुनाव है वो जनता के मत के अनुसार किया जाता था। ठीक है, अब देखिए ऋग वैदिक काल में जो है अयस्क तो थे, धातु तो थे, परंतु लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए कांसा से ये लोग परिपूर्ण थे। कांसे के बारे में जानते थे, तांबा के बारे में भी जानते थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिक संगठन। तो देखिए ऋग वैदिक काल में जो है समाज वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, शूद्र भी थे। ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पहले जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो है बाद में जो शूद्र को ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है इसे जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अंतिम में ऋग्वेद के अंतिम अंतिम समय में जो शूद्रों को जोड़ा जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जो है जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और मैंने कहा समाज कैसा था, पित्त सत्तात्मक था। ठीक है, और जो है पित्त सत्तात्मक होने पर जो है परिवार का मुखिया जो है पिता होता था। ठीक है, बुजुर्ग को बनाया जाता था। उसके बाद देखिए पारिवारिक संगठन। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ऋग वैदिक काल में जो पित्त सत्तात्मक था। ठीक है, उसके बाद देखिए पित्त सत्तात्मक होने के साथ साथ जो पिता शब्द का उल्लेख जो है 335 स्थलों में यानी 35 बार जो है इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, माता शब्द का 234 बार या 234 स्थानों पर इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, शब्द का उल्लेख हुआ है माता शब्द का ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यही सब कुल मिलाकर जो है ऋग्वैदिक काल में यही सब जो है हम लोग उत्पत्ति का जो है कारण को मान सकते हैं कि इन्हीं कारणों से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल में जो सेना का कार्य क्या था। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो सेना जो है अस्थायी रूप से थी, अस्थायी नहीं थी सेना। ठीक है, क्योंकि हथियारों का अभाव था उस समय में। ठीक है, अगर युद्ध लड़ना हो तो लोग क्या करते थे, लोगों को इकट्ठा करके जो है सैन्य कार्य में लोगों को लगा सकते थे। कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न पेशाओं के लोगों को भी युद्ध होने पर जो सैन्य कार्य में लगा दिए जाते थे उस समय। तो जो है सेना जो है अस्थायी था। ठीक है, क्योंकि हथियारों का अभाव था, हथियार भी उतने नहीं थे। उसका पुलिस का क्या कार्य है। पुलिस का जो कार्य था वो निजी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसी भी जमीन को जबरदस्ती करके दखल करने का या उस पर कब्जा करने का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हाँ छोटा मोटा चोरी हुआ करता था। ठीक है, चोरी का जो है प्रमाण मिलता है
और चोरी होने पर जिस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति, जिस व्यक्ति की क्षति होती है, उसके साथ उसे सुलह, आपसी सुलह के द्वारा उस जो भी समझौते को सुलझा लिया जाता था। ठीक है, तो पुलिस का कार्य केवल निजी संपत्ति की जो है सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, न्याय व्यवस्था कहने का मतलब है कि ऋग वैदिक काल में जो है कोई कड़ी सजा नहीं होती थी। ठीक है, सजा उतनी कड़ी नहीं थी, दंड उतना नहीं था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि चोरी होने पर जो है या कोई भी क्षतिपूर्ति करने के लिए 100 गाय दान देनी पड़ती थी। कहने का मतलब गाय को बहुत पवित्र पशु माना गया है। ठीक है, जो भी व्यक्ति का मान लीजिए क्षति होता था, उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के सिद्धांत से काम लाया जाता था। ठीक है, और अपराध का जो दंड है वो उतना कठोर नहीं था। तो कुल मिलाकर जो है न्याय व्यवस्था जो ठीक ठाक ही था। कठोर उतना दंड जो है, अपराध होने पर उतना दंड या कठोर जो है दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यही सब जो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कुछ हद तक समझाने का भी प्रयास किया। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सभा और समिति है। ठीक है, सभा और समिति का उल्लेख ऋग वैदिक काल में भी मिलता है, यानी कि ऋग वैदिक काल में भी हमें सभा समिति देखने को मिलती है, और उत्तर वैदिक काल में भी हम लोग को सभा समिति देखने को मिलती है। और देखिए, सभा और समिति जो है ये जो है वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक थी। ठीक है, ये जो समिति है इसके माध्यम से जो है राजा का चुनाव होता था, और ये जो सभा है इसमें केवल और केवल अमीर और अभिजात वर्गों का ही महत्व दिया जाता था। सभा में जो है अमीर और कुलीन और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्णों को जो महत्व दिया जाता था, इसमें जो है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोगों का महत्व अधिक था। ठीक है, और इसमें महिलाओं का महत्व बहुत कम था, यानी कि महिलाओं का जो है इसमें महत्व, ये योगदान नहीं होता था। ठीक है, ठीक है, यानी कि महिलाओं को महत्व सभा में नहीं दिया। समिति में महिलाओं को कुछ हद तक जो है महत्व दिया जाता था, इसमें जो साधारण वर्ग का महत्व अधिक था। ठीक है, इस समिति के माध्यम से जो है ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किया जाता था। यह कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक जो है समिति रहता है। उसके बाद सभा जो है उत्तर वैदिक काल में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि इस सभा में जो है राजा की नियुक्ति जो है वंश या वंश आधारित होती है, इसलिए जो है चुनाव राजा का नहीं होता है। ठीक है, और सभा और समिति का ऐसा माना जाता है कि सभा और समिति का जो क्यों बनाया गया था, क्योंकि राजा का जो निरंकुशता है उसको कम करने के लिए जो है सभा और समिति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ऋग्वेद में और अथर्ववेद में सभा और समिति का जो है उल्लेख किया गया है। सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है। ये बात अथर्ववेद में उल्लेखित है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।